Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 50 और आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। आज का और कल का दिन, ये 2 दिन हम लगाएंगे एनालिटिकल पैराग्राफ को। और मैं आपको अश्योर करती हूँ कि ये 2 दिन की वीडियो देखने के बाद आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है, आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ठीक है। और इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है कि हम जो चाहते हैं, ठीक है, जो सीबीएसई चाहती है या जो टीचर चाहते हैं क्या, कि हम स्टूडेंट को कोई डाटा प्रोवाइड करें, कोई चार्ट प्रोवाइड करें और उसके बेस पे हम ये देखें कि बच्चे उसे कितना जज कर पाते हैं, कितनी उनकी डेप्थ है एनालिसिस में, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, हम ये चाहते होते हैं कि बच्चे कोई भी जो गिवन चार्ट है, ग्राफ है, टेबल है, उसको एनालाइज करे, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करे इसमें सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में। और इसका मेन मोटिव क्या है, सिर्फ ये है कि हम एनालिटिकल पैराग्राफ जो है, इस वजह से सीबीएसई ने जो सिलेबस है क्लास 10th में इंक्लूड करा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि रीजनिंग स्किल जो है बच्चों की वो इम्प्रूव हो जाए। जब भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ बच्चों को करने के लिए देते हैं, ठीक है, तो मेन जो आप एक चीज़ कह सकते हो ना कि स्टूडेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है या सीबीएसई क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या करती है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो उस पैराग्राफ को कॉम्प्रीहेंड करे, उसको एनालाइज करे, ठीक है, उसको कंपेयर करे और उसको फिर कंक्लूड करे जो भी उसे इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ ना वेस्ट नहीं होती है। अगर हम कोई भी चीज़, नई चीज़ अगर सिलेबस में इंक्लूड करी जाती है, वो सिर्फ इसी वजह से इंक्लूड करी जाती है कि बच्चे जो हैं वो कुछ नया करें, ठीक है ना। नॉर्मल पैराग्राफ लिख सकते हैं हम आराम से, मॉर्निंग वॉक पे लिख दो तो वो चीज़ें हमें पता होती है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, उससे क्या समझते हैं ना, यही मेन होता है एनालिटिकल पैराग्राफ का मोटिव, कि हम बच्चों की जो थिंकिंग है ना, उसकी रीजनिंग है, उसको डेवलप कर सके। आई होप कि इट इज़ क्लियर। अब ध्यान से समझना, एनालिटिकल जो पैराग्राफ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो इसको आपने ब्रीफ लिखना है, ठीक है, 120 से 150 वर्ड का ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है ना। बहुत ही प्रिसाइज होता है, मतलब क्या कि आप उसको ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते, ठीक है, एक्यूरेट रखते हो, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज होगी बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ देखना, जो इंटायर पैराग्राफ, चाहे आप इसके 1 पैराग्राफ बनाओ, 2 पैराग्राफ बनाओ, 3 पैराग्राफ बनाओ, सभी के सभी ना एक सिंगल टेंस में लिखे जाएंगे। और यहाँ पर आपकी पर्सनल ओपिनियन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नो डाउट आप कंक्लूज़न देते हो, लेकिन कंक्लूज़न कैसे देते हो, जो पैराग्राफ है, ठीक है, जो पैराग्राफ में जो चीज़ आप लिख रहे हो, जो आपने डाटा देखा, ठीक है, उसको देख के आपने क्या चीज़ें वहाँ से कंक्लूड कर रहे हो ना, वो आपने लिखना है, अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है, ठीक है। और जो भी फैक्ट्स होंगे उनको बहुत ही क्लियरली आपने मेंशन करना है। और याद रखना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है आप यूज़ नहीं करोगे, मतलब क्या, आई और वी का यूज़ आप नहीं करोगे। क्योंकि आई और वी का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं ओपिनियन दे रहे हैं। तो आपको पता है ओपिनियन नहीं देना, कंक्लूजन आपने देना है। कंक्लूजन में क्या है, जो भी डाटा दिया जाएगा उसको आपस में कंपेयर करना, उसको कंक्लूड करना, लेकिन अपना जो कहते हैं ना, अपनी विचारधारा यहाँ पर आप लेकर मत आना। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आगे देखो टाइप्स। जो हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसको पहले ध्यान से समझ लो। एक तो होता है डाटा ओरिएंटेड, ठीक है। डाटा ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, एक आपको ग्राफ दिया जा सकता है, पाई चार्ट दिया जा सकता है, टेबल दिया जा सकता है, और उसमें कुछ ना कुछ डाटा दिया जाएगा और उसे आपने क्या करना है, एनालाइज करना है और लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैप ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, 2 मैप दे दिए जाते हैं और उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने लिखना है। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट आप देखो क्या है, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड में क्या होता है, आपको प्रोवाइड करी जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसे आपने प्रेजेंट करना होता है बहुत ही ढंग के तरीके से। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम दिया जाएगा, या फिर क्या होगा, एक सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी जहाँ से आपने प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना है और थिंकिंग करनी है। उसके बाद इसका सल्यूशन जो है आपने सजेस्ट
करना है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेकिन याद रखना, यहाँ पे मैं आप बार बार कह रही हूँ, पर्सनल ओपिनियन नहीं देना। जो आपके पास डाटा दिया जाएगा ना, उसी को एनालाइज करके ही आपने लिखना है। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, कोई भी प्रोसेस है उसका फ्लो चार्ट दे दिया जाएगा, डायग्राम दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसको आपने अच्छे तरीके से स्टडी करना है और उसको लिखना है। आई होप कि आपको सारे जितने डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब ध्यान से समझ लो फॉर्मेट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम जो है जब भी एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे, एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रिंसिपल कंटेंट दैट इज हाईलाइटेड इन द ग्राफ और टेबल। मतलब क्या कि ये जो ग्राफ है या पाई चार्ट है या टेबल है, कुछ भी जो आपके सामने दिया गया है वो किस चीज़ के बारे में है, ये चीज़ आप लिखोगे। और याद रखना, 2 या 3 लाइनों से ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई पाई चार्ट है, ठीक है, आप क्या लिख दोगे, द गिवन पाई चार्ट इज अबाउट दिस दिस दिस। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर देखो क्या करते हैं, हम बॉडी लिखते हैं, ठीक है। बॉडी जो है वो की एरिया है बच्चे, यहाँ पर ही आप सारी इन्फॉर्मेशन डाटा जो है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मेंशन करोगे, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना, कभी भी कोई चीज़ अपना आपने इंक्लूड नहीं करना है। जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसी को समझ के प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोहेरेंस मेंटेन करते हुए, ठीक है, आपने आराम से लिखना है। फिर आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, ठीक है, जो भी आपने चीज़ें देखी, ठीक है, उसको आप समराइज़ करोगे, ठीक है। मतलब क्या कि जो भी चीज़ें आपने देखी, आपने मतलब कि मान लो 2 चीज़ें थी, उसको आपने कंपेयर करा, ठीक है, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकाला कि हाँ जी ए वाला जो है वो ज़्यादा है, बी वाला जो है वो कम है। इस तरीके से कंक्लूजन निकालना है, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है। आई होप इट इज़ क्लियर। वेरी गुड। अब देख लो, जो बच्चों का मेन क्वेश्चन होता है कि मैम आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, कंक्लूजन बता दिया, ठीक है, वो तो हो जाता है, बस बॉडी ऑफ द कोई भी चीज़ है, चाहे बॉडी ऑफ द लेटर है या बॉडी ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ है, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बॉडी ऑफ द जो एनालिटिकल पैराग्राफ है वो हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से समझना। जो आपका बॉडी होगा, ठीक है, इस पैराग्राफ का, वो कैसा होगा, प्रेजेंटेबल होगा। मतलब क्या कि उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को दिखाना, ठीक है। और इसको आप सब पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो। इसका लैंग्वेज बिल्कुल ही क्लियर रखना, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो भी ग्राफ या डायग्राम दिया हुआ है ना, उसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट करना है, कंपैरिजन भी करना। अगर 2 चीज़ें 2 डिफरेंट है, मतलब कि एक मान लो कि एक 25% है, एक 75% है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, दिखा सकते हो कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। और जब भी आप नंबर्स और फिगर्स जो है वो मेंशन कर रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना। मतलब क्या, अगर आपके पाई चार्ट में या टेबल में 25% है तो ऐसा मत कर देना कि वहाँ पे आप 24% लिख दो इन पैराग्राफ। आपको 25% मतलब क्या, एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है, जो सेंटेंस है, ठीक है, उसको आपने रैशनली फ्रेम्ड करना है और कनेक्टेड। मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप लगनी भी चाहिए, ठीक है। और एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड भी लगना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप टेंशन मत लो, अभी आपको ना एक एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है, फिर आपको अच्छे तरीके से और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ध्यान से देखो, ये रहा आपका एक एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो गोल वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। पहले ये समझ लो, ये जो गोल वाला इस तरीके से दिया हो, जिसमें इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, इसे हम बोलते हैं क्या, पाई चार्ट। अब ध्यान से देखो क्या कहता है, द गिवन पाई चार्ट, जो दिया हुआ पाई चार्ट है, ठीक है, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय अ फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स इन अ मंथ। एक महीने में, ठीक है, एक महीने में एक फैमिली जो है, ठीक है ना, वो कहाँ कहाँ पैसे खर्च करती है, उस चीज़ का एक पाई चार्ट दिया गया है। इसके बेस पर हमने एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। अब ध्यान से समझो, पहले हम इस जो पैराग्राफ लिखने से पहले जो ये पाई चार्ट है ना, हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। देखो 23%, मान लो कि उसकी इनकम जो है 1000 रुपीज़ है, ठीक है। 1000 रुपीज़ का 23% जो है ये ग्रोसरी पे लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 20% की लगाते हैं एजुकेशन पे,
ठीक है। उसके बाद आ जाता है 19% क्लोथ्स पे, 18% ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। फिर 15% लगाते हैं मिसलिनियस पे और 5% कहाँ लगाते हैं, रेंट पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो सबसे पहले था, ठीक है, उसके बाद नीचे मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बढ़ती जा रही हूँ, ठीक है ना, इंक्रीजिंग में नहीं, बल्कि मैंने किस में देखा, डिक्रीजिंग में देखा। तो सबसे ज़्यादा उसको पहले रखा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो, जो आपका इंट्रोडक्शन वाली लाइन होगी, ये तो यहाँ से एज इट इज़ मिल गई, ठीक है। आप यहाँ से भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बॉडी लिखने का। तो बॉडी में आप क्या करोगे, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाओ इस तरीके से, या फिर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाओ, ठीक है। डिक्रीजिंग में ले जाओगे तो सबसे पहले इसे लिख लेना, फिर इसे लिख लेना, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, फिर इसे, ठीक है। और अगर आप इंक्रीजिंग में ले जाओगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, क्या लिखा, द पाई चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, अ फैमिली हैज़ स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम इन अ मंथ, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा आगे पीछे घुमा फिरा के लिख दिया, आप चाहो तो एज इट इज़ भी लिख सकते हो। तो इंट्रोडक्शन वाली 2 लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, बॉडी जो है हम वो किस तरीके से लिखें, क्या कहता है, ऑन एन एवरेज जो फैमिली है स्पेंड करती है मेजरली ऑन ग्रॉसरी। ग्रॉसरी पे कितना स्पेंड कर रही है भाई, 23%। बताओ, कुछ भी नया नहीं ना लिख रही हूँ मैं, जो भी वहाँ से देख रही हूँ उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और 3% है वो किसका है, टोटल एक्सपेंस का, ठीक है। उसके बाद देखो, 20% जो है वो किस पे स्पेंड किया जाता है, एजुकेशन पे किया जाता है। फिर अब नीचे आओ, सेकेंड प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है, इस वजह से उस पर क्या स्पेंड किया जाता है, 20% स्पेंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अदर में जैसे कि क्लोथ हो गए, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन पे, क्लोथ्स पे 19% और ट्रांसपोर्टेशन पे कितना, 18% स्पेंड किया जाता है, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, 15% जो है वो किस पे एक्सपेंड किया जाता है, जैसे सैनिटरी होगी, कॉस्मेटिक हो गया, एक्सेसरीज जो हमारे मिसलीनियस थे, ठीक है। उसके बाद हमने वर्ड यूज़ कर दिया लीस्ट, कि सबसे कम जो है वो किस पे स्पेंड किया जाता है, रेंट पे, घर का खर्चा देने पे स्पेंड किया जाता है। अब ये देखो, ये जो हमने यहाँ तक इतना कुछ लिखा है, इसे हमने यहीं पे कंक्लूड किया, क्या किया, द मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ग्रॉसरी पे है, ठीक है, फिर एजुकेशन पे है, फिर ट्रांसपोर्टेशन पे है और क्लोथ पे है, ठीक है। यहाँ तक हमने थोड़ा सा बॉडी में ही कंक्लूजन निकालते जा रहे हैं। यहाँ तक तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या कहा है, ओवरऑल जी ये जो डाटा है वो हमें शो क्या करता है कि जो मनी है ना वो फालतू जो है अननेसेसरी चीज़ों पे स्पेंड नहीं करी जा रही। अब देखो, ये हमारा अपना ओपिनियन तो नहीं है ना, बल्कि हम क्या है, जो डाटा है उसे देख रहे हैं, जो पाई चार्ट है उसे देख रहे हैं, फिर हमें ये जो हमने ये रियलाइज़ किया, ठीक है, कि अननेसेसरी खर्चा तो नहीं कर रहे हैं यार, जो चीज़ें ज़रूरत है उसी चीज़ पे खर्चा किया जाता है। फिर देखो क्या कहता है, आफ्टर स्पेंडिंग ऑन ग्रॉसरी, ठीक है, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। खाना खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी लिया है, ठीक है, और सेकंड पे हमने किससे लिया है, एजुकेशन को लिया है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, यहाँ पर हम कहीं ना जो बॉडी में ही कंक्लूजन देते जा रहे हैं। फिर देखो क्या कहता है, लीस्ट मनी जो है वो किस पे हम स्पेंड कर रहे हैं, मिसलीनियस आइटम पे स्पेंड कर रहे हैं। अब देखो, ये जो 3 लाइन है ये पक्के वाले लाइन है किसकी, कंक्लूजन की। तो यहाँ पर हमने पूरे पैराग्राफ में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं पाई चार्ट को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, उन सब का कंक्लूजन आपने यहाँ पर लिखना है। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, दस हमें ये पता चलता है कि 85% जो है ना टोटल इनकम, ठीक है, वो हम लाइबिलिटीज़ पे ही स्पेंड करते हैं, और 15% जो है वो दूसरी चीज़ों पे जो है हम स्पेंड करते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपने लिखना है। मैं दोबारा आपको पाई चार्ट दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखो, ध्यान से देखो पाई चार्ट को, ये रहा 2 लाइनें जो हमने इंट्रोडक्शन में लिख दी। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर हमने बॉडी स्टार्ट करी, तो मेजरली हम जो है 23% कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे कम कहाँ कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। अब यहाँ से इन्होंने क्या करा, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो फॉलो किया, कि सबसे जो है
जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए वो ग्रॉसरी है, तो उस पे सबसे ज़्यादा स्पेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड प्रायोरिटी है, ठीक है। तो एजुकेशन पे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्लोथ्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जो है वो 19% है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तभी तो हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, कोई सामान भी खरीद के ला सकते हैं, और इवन हम क्या कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन पे इतना है, ठीक है। मिसलीनियस, आपको पता है घर में फालतू के बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये सामान ले आओ, वो सामान ले आ जाओ, तो इस पे हम 15% खर्चे हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे कम जो है 5% वो किस पे खर्चा हो रहा है, रेंट पे खर्चा हो रहा है। तो इसी चीज़ को हमने बॉडी में लिख दिया है, ठीक है। और कंक्लूजन में हमने क्या किया कि जो 85% है टोटल इनकम का, ठीक है, वो तो लाइबिलिटीज़ पर ही जा रही हैं, जो जिम्मेदारियां हैं उसी पे जा रही हैं, ठीक है। और जो सिर्फ 15% है ना, वो उस चीज़ पर जा रही हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जिसको हम एक पल के लिए अवॉइड कर सकते हैं, 100% तो अवॉइड इसे भी नहीं कर सकते। आई होप कि आपको जो एनालिटिकल पैराग्राफ है विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट, ठीक है, इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मैं आपको 3-4 और एनालिटिकल पैराग्राफ करवाऊंगी, जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल भी टफ नहीं है, जो आप देख रहे हो बस उसी चीज़ को आपने लिखना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमेशा की तरह आज भी एक ही चीज़ कहूँगी, अगर लगे कि मेरे चैनल पर आके यहाँ से आपने कुछ सीखा है, ठीक है, और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हो आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।